Privatization means the transfer of ownership from public sector, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। जब पब्लिक सेक्टर के पास पूरा कंट्रोल है सब इंडस्ट्रीज का, वो लोग ने बोला मेरे पास 15 इंडस्ट्री का कंट्रोल है, इसमें से 2-3 मेन छोड़ के सब इंडस्ट्रीज हम लोग कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। तो वो प्रोसेस कि पहले पब्लिक सेक्टर के पास था, ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना अपने को आइडिया होना चाहिए कि जब हम लोग प्राइवेट मैनेजमेंट को, मतलब प्राइवेट कंपनीज को मैनेजमेंट करने के लिए, प्राइवेट कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए और ओनरशिप देखने के लिए बुलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या? ऐसा प्रोसेस जहां पे पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे अपना इन्वॉल्वमेंट वो काम में कम करते जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट वो काम में बढ़ते जाएगा। तो वही प्रोसेस को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया 1991 में, तो गवर्नमेंट ने भी यही बोला कि पहले तो हम लोग लिबरलाइजेशन करेंगे, जिसके बारे में पढ़ के हो गया। अभी दूसरा वो लोग ने बोला हम लोग प्राइवेटाइजेशन करेंगे, धीरे धीरे कंट्रोल हमारे हाथ से प्राइवेट कंपनीज को दे देंगे। तो उसके लिए बहुत सारा सेटअप वो लोग ने किया, बहुत सारे स्टेप्स उठाया। अपने पास कितना स्टेप बताया है? टोटल 5 स्टेप्स बताया है। कितना स्टेप्स? स्टेप नंबर 5, पेज नंबर 60। स्टेप नंबर 5 वो लोग ने बोला हम लोग नवरत्न स्टेटस देंगे। क्या देंगे? नवरत्न स्टेटस। बाप रे, नवरत्न स्टेटस का मतलब क्या? 1997 से लेके 98 तक पूरा 1 साल का टाइम लगा। वो लोग ने बोला कि 9 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मतलब 9 ऐसी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, वो लोग को नवरत्न का स्टेटस दिया गया। नवरत्न। These नवरत्न वर गिवन द फुल फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी। वो लोग को बोला गया कि आपके पास पूरा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, मतलब पैसे के नाम पे आपको जितना डिसीजन लेना है लो, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। किसको? नवरत्न कंपनीज को। और दूसरा वो लोग को बोला मैनेजरियल डिसीजन भी आप पूरा ले सकते हो, आपको फुल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब डिसीजन लेने का अधिकार दिया। तो अभी ऐसे वो लोग को बोला कि यू हैव फुल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो, और मैनेजरियल ऑटोनॉमी, आप मैनेजमेंट डिसीजन भी ले सकते हो। तो कौन सी थी ये 9 कंपनीज जिसको नवरत्न का स्टेटस मिला? पहला वाला कौन सा? इंडियन आईओसी, फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दूसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। फिर एचपीसीएल, फुल फॉर्म। फिर उसके बाद बीपीसीएल, फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर आईपीसीएल, फुल फॉर्म इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वीएसएनएल, संचार निगम लिमिटेड। वीएसएनएल की बात किया था, याद है? वो जितना भी फॉरेन देश के अंदर फोन कॉल करने का पूरा सेटअप था, किसके हाथ में था? वीएसएनएल। फिर उसके बाद बीएचईएल, फिर उसके बाद एसएआईएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर उसके बाद एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बरोबर। तो अभी ये जो इंडस्ट्रीज था, 9 इंडस्ट्री लोगों को बोला आप लोग नवरत्न हो, और नवरत्न में भी वो लोग ने 2 ग्रुप बनाया। क्या बनाया? 2 ग्रुप बनाया। अभी 2 ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप है मिनी रत्न, कौन सा? और दूसरा है महारत्न। मिनी रत्न और महारत्न। तो मिनी रत्न का कॉन्सेप्ट कभी आया? 2002 में। 2002 में वो लोग ने मिनी रत्न का कॉन्सेप्ट लाया और बोला कि मिनी रत्न को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 मिनी रत्न कैटेगरी 1 और मिनी रत्न कैटेगरी 2। तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में कौन कौन आता है देखो। अ पब्लिक सेक्टर कंपनी शुड हैव मेड प्रॉफिट इन द लास्ट 3 years कंटिन्यूअसली। द प्री टैक्स प्रॉफिट should have been how much? 30 crores or more in at least one of the 3 years. तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, नवरत्न कंपनी तो लाया, अभी हम लोग मिनी रत्न कंपनी का भी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। अगर आपको मिनी रत्न बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पिछले 3 साल में आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमाया है, ऐसा रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा।
प्लस आपने जो 3 साल में प्रॉफिट कमाया उसमें से 1 साल में कम से कम कितना प्रॉफिट कमाना है? 30 करोड़ रुपया। चाहे फर्स्ट ईयर में 30 कमाओ, दूसरे ईयर में 30 कमाओ, तीसरे ईयर में 30 कमाओ, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 ईयर व्हेन यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी करोर्स? 30 करोड़ रुपीस। तो आप बन जाओगे मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिनी रत्न कैटेगरी 2। Mini Ratna category 2 is a public sector company can be called as a Mini Ratna category 2 if it has continuously made a profit for the last how many years? 3 years, as well as it has a positive net worth. तो महारत्न मिनी रत्न कैटेगरी 2 बनने के लिए पहले तो आपका पब्लिक सेक्टर कंपनी होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट कंपनी। दूसरा, आपकी कंपनी पिछले 3 साल में प्रॉफिटेबल होना चाहिए, प्लस आपका नेटवर्थ जो है, नेटवर्थ मतलब आपका जो एसेट्स का वैल्यू है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, आप कर्जे में होने चाहिए, तब आप बन जाओगे मिनी रत्न कैटेगरी 2। ये हो गया मिनी रत्न। नेक्स्ट है महारत्न। महारत्न कैटेगरीज में कौन कौन सी कंपनी आ सकती है उसको देखते हैं। महारत्न कैटेगरी इज फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कौन सा? सेंट्रल, ऐसा पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज, मतलब ऐसा गवर्नमेंट कंपनी जिसका कंट्रोल किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। किसके हाथ में? अपने देश में कितने लेवल का गवर्नमेंट है? 3 लेवल का। लेवल 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, लेवल 2 स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा लोकल गवर्नमेंट, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब क्या है? लेवल 3 लोकल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कंपनीज है, जिसके कंट्रोल पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो कौन है? महारत्न कंपनीज। This was introduced in the year, which year? 2009, with the objective to empower mega CPSEs to expand their operations and emerge as global giants or become Indian multinational companies. तो ये महारत्न कंपनी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने क्यों लाया? वो लोग ने बोला हम लोग एक काम करते हैं, हमारा जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसको हम लोग फंड करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और उसको पूरे दुनिया में उसका प्रमोशन करेंगे। क्यों? ताकि वो क्या बन सके? ग्लोबल जायंट्स बन सके। ऐसा कंपनी बने जो दुनिया भर में अपना बिजनेस करते हैं। वो एमएनसी बनना चाहिए। एमएनसी मतलब क्या? मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस। उसी में पढ़ा है ना एमएनसीज, तो एमएनसी बन जाए, इसके लिए वो लोग ने महारत्न का कैटेगरी निकाला। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए ये 5वां स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। अभी स्टेप नंबर 4, पेज नंबर 59। चलो स्टेप नंबर 4, मेजर नंबर 4 प्राइवेटाइजेशन के लिए वो लोग ने लिया, दैट वाज क्रिएशन ऑफ एनआरबी। क्या बनाया? फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिन्यूअल बोर्ड। ये क्या काम करता है? चलो देखते हैं। व्हेन द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर, कौन सा मेकिंग? लॉस मेकिंग। क्या हो रहा है? लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर क्लोज्ड, the workers have to face the problem of and poverty. पहला प्रॉब्लम unemployment, second is poverty. To solve this problem, government has created the National Renewal Board और NRB। क्या बताया है कि जब कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, वो लॉस में जा रही, ऐसा लोग बैठते ना, लॉस में जाते, तो लॉस में गए। अभी वो तो कंपनी लॉस में चली गई, गवर्नमेंट ने कंपनी बंद कर दिया, लेकिन जो लेबर वहां पे काम कर रहे थे उनका तो जॉब चले गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगा? पॉवर्टी, गरीबी में डूब जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया एनआरबी। क्या नाम है उसका? नेशनल रिन्यूअल बोर्ड। एनआरबी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्पेंसेशन। क्या प्रोवाइड करते हैं? compensation to the retrenched workers as well as those seeking voluntary retirement। तो ये नेशनल रिन्यूअल बोर्ड इसके लिए बनाया है कि अगर आप एक ऐसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे जहां पे वो कंपनी बंद हो गया, तो अब तो आपके पास जॉब नहीं है, तो आपके पास पैसा तो होगा नहीं, तो इसके लिए वो लोग को कॉम्पेंसेशन देते कि नेशनल रिन्यूअल बोर्ड की तरफ से आपके पास पैसा है, ये लोग आपका पैसा ले लीजिए, आपको जब तक जॉब नहीं मिलता तब तक आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा।
जॉब मिलने के बाद फिर से आप अपना जॉब मिल गया तो फिर आप अपना टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं। कौन सा रिटायरमेंट? वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब क्या? खुद से वो लोग ने बोला आज के बाद मुझे काम नहीं करना। एज हो गया, एज होने के बाद वो लोग ने बोला कि अभी इतना उम्र हो गया, अभी तो मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो लोग के पास पैसा वगैरह नहीं है, तो क्या करेंगे? वो लोग के पास पैसा नहीं है तो वो लोग को पैसा तो चाहिए, कौन देगा? NRB, नेशनल रिन्यूअल बोर्ड। तो इसके लिए NRB बनाया। नेक्स्ट स्टेप वो लोग ने प्राइवेटाइजेशन के लिया, वो लोग ने बनाया BIFR। क्या बनाया? फुल फॉर्म? Yes, very good. Board of Industrial and Financial Reconstruction. NEP has set up the Board of Industrial and Financial Reconstruction to make decision regarding sick public sector units. कौन सा? sick? sick मतलब बीमार। 6 वाला 6 वाला 6 नहीं, sick मतलब बीमार। sick public sector units, इसका मतलब क्या? चलो देखते हैं, पहले आगे पढ़ने दो। By the end of 1996, 188 cases, कितना केस? 188 cases of sick public sector units were referred to BIFR। बाप रे बाप। तो क्या हुआ 1996 में? मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट कंपनीज जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उसमें से 188 कंपनीज बीमार चल रहे। बीमार मतलब क्या? या तो उनका काम अच्छे से नहीं चल रहा है, या तो वो लॉस में चल रहे हैं, या तो वो पैसा अटक जा रहा है, जैसा सोचा था वैसा प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपरली क्या बनाया? BIFR। उसमें क्या होगा? इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कभी कभी क्या होता है, घर को तोड़ के वापस बनाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिनोवेशन बोलते हैं ना, मेरा घर रिनोवेट हो रहा है। कभी कोई चीज को डिसॉल्व करके, अगर कंपनी को डिसॉल्व करके वापस बनाते हैं, या कंपनी का स्ट्रक्चर ही पूरा बदल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन। तो फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या? अगर आपके कंपनी में पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट पैसा दे देगी। अगर आपके कंपनी में सेटअप नहीं है तो गवर्नमेंट सेटअप दे देगी। अगर आपके कंपनी के पास अच्छे मैनेजर्स नहीं है तो गवर्नमेंट बोलेगी ये लो अच्छे मैनेजर हम लोग आपको अलॉट करके दे रहे हैं, आपका बिजनेस वापस से चलाइए। क्योंकि गवर्नमेंट का बिजनेस बंद हुआ मतलब बहुत सारे लोगों को जॉब चले जाएगा। जॉब जाएगा तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगा? पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद पॉवर्टी। तो इसके लिए BIFR लोग ने बनाया ताकि जितना भी सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट होगा, अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी बीमार गिरा, लॉस में आ रहा है, मैनेजमेंट बरोबर नहीं हो रहा है, तो कौन आके ध्यान रखेगा? BIFR रखेगा। गवर्नमेंट सब जगह थोड़ी जाएगी। चलो नेक्स्ट पॉलिसी वो लोग ने बनाया, कौन सा? नंबर 2, डी रिजर्वेशन पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? डी रिजर्वेशन पॉलिसी। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। साल 1956 में एक पॉलिसी आया था जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने क्या लिखा हुआ था कि 17 इंडस्ट्रीज, 17, कितना इंडस्ट्रीज? 17 इंडस्ट्रीज किसके हाथ में रहेगा? मतलब किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आया कि प्राइवेटाइजेशन आने के बाद इतनी सारी कंपनीज गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा क्या? नहीं। तो डी रिजर्वेशन वो लोग ने किया। NEP ने बोला कि ये जो नंबर है कि आपने बोला है कि 17 इंडस्ट्रीज किसके हाथ में रहेगा? गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद 1991 से सिर्फ और सिर्फ 8, कितना? 8 इंडस्ट्रीज ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, बाकी सब कहां चले जाएगा? किसके पास? प्राइवेट कंपनीज के पास चले जाएगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 1991 में लोग ने क्या बोला? 8 इंडस्ट्रीज। फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद लोग ने बोला सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज। कितना? सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, पब्लिक सेक्टर में रहेगा, बाकी सब किधर चले जाएगा? प्राइवेट सेक्टर में चले जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वाले लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो लोग ने बोला 3 नहीं 2। कितना? मतलब 2 इंडस्ट्री किसके हाथ में रहेगा? गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर के हाथ में, और बाकी सब किधर गया? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गया। ठीक है। एट प्रेजेंट आज सिर्फ 2 ही सेक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 100% पब्लिक सेक्टर के हाथ में है। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल आज 2 ही इंडस्ट्रीज के ऊपर 100% है।
नंबर 1 कौन सा? वेरी गुड, रेलवेज। और दूसरा एटॉमिक एनर्जी। ये दो ही सेक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल है, बाकी सब क्या हो चुका है? प्राइवेटाइज हो चुका है। फिर उसके बाद ये तो हो गया डी रिजर्वेशन पॉलिसी। अब नेक्स्ट आता है नंबर 1, डिस इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए लिया हुआ स्टेप नंबर 1 था डिस इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या? द एक्ट ऑफ सेलिंग शेयर्स ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड एज डिस इन्वेस्टमेंट। जो सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, अभी हम लोग ने बात किया ना 1996 में कितना केसेस आया था? 188 केसेस आया था जो बीआईएफआर को दिया गया था। ये लीजिए, ये 188 कंपनीज ऐसी है जो गवर्नमेंट की सिक बीमार चल रही है, इसको देखिए। तो बीआईएफआर ने क्या बोला? हम क्यों तकलीफ ले, जितना हो सकता है हम मैनेज करेंगे, बाकी सब के शेयर्स मतलब कंपनी का हिस्सा किसको दे देंगे? प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। प्राइवेट सेक्टर पैसा डालेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, मैनेजमेंट करेगा, और गवर्नमेंट के पास भी कुछ स्टेक बचेगा, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स भी आएगा, गवर्नमेंट के पास प्रॉफिट भी आएगा, और गवर्नमेंट का सरदर्द भी कम हो जाएगा। तो ये था स्टेप नंबर 1, किसके लिए? प्राइवेटाइजेशन के लिए। चलो नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। कौन सा? ग्लोबलाइजेशन अपन पढ़ेंगे